अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये मौजू डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक अहम लीडर का मर्डर हुआ है कोयटा में, और ये कोयटा में हम दहशतगर्दी के वाक़यात अब देख रहे हैं। लेकिन प्रेजेंटली तो ये वाक़या टारगेट किलिंग का लग रहा है, लेकिन ये वाक़यात क्यों पेश आए और जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो बहुत कम होती जा रही है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। 1980 में ये मरकज़ी रहनुमा साहब जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, सरदार मोहम्मद अशरफ काकर ने ज्वाइन किया था। उनकी एक सेपरेट पार्टी थी, फिर ये पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में आया और फिर हमने देखा कि इनके साथ ये वाक़या पेश आया। सीनियर रहनुमा थे, लेकिन इसके पीछे महरक़ात क्या हैं और क्या कुछ दहशतगर्दी के अनासर भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं या नहीं, हम अपने ब्यूरो चीफ से इसके हवाले से बात करेंगे। नैब के कवानीन के हवाले से हम पहले भी आवाज़ें सुनते रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, साद रफ़ीक ने कहा कि इसको रिवैम्प कर दें, ख़त्म कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ अरसे में जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, इनके बच्चे, तो जो रिलीफ मिला है वो भी शायद नैब के जो नए कवानीन हैं उनके तहत बड़ी इंटरेस्टिंग मिसालें में सामने आती हैं कि एक तरफ आप रिलीफ भी ले रहे हैं, एक तरफ आप इदारा ख़त्म भी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तरामीम हुई हैं उसके हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत हुई, तो उसमें भी ये सवाल उठा कि क्या सिक्योरिटी इदारों का रोल इसमें ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर भी मुफस्सल बात कर देना करेंगे कि ये एग्जैक्टली मामला किस तरफ जा रहा है। और इस हवाले से भी बात करेंगे कि सलमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है, और नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो क्या वो भी हिफाजती ज़मानत लेंगे। जब वो वापस आएंगे तो क्या वो अपने घर जाएंगे, खुली सियासत शुरू कर देंगे, या वो कानूनी चैलेंजेस फेस करेंगे और किस तरह से करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ गनी काकर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गनी काकर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि ये सरदार मोहम्मद अशरफ काकर का मर्डर, ये आपको क्या लगता है, ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है टारगेट किलिंग ही है, या आपको लगता है कि इसमें कुछ और अनासर भी मुलव्वस हो सकते हैं? देखिए, शुक्रिया। इस तरह है कि अशरफ काकड़ यकीनन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो कि पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात है, और इस वक्त मुल्क भर में एक ज्यादा अक्सरियत के साथ इसलिए नजर-ए-आम पर आ रही है क्योंकि पीडीएम का भी ये जमात हिस्सा है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ मामलात इस वक्त इस जमात के अंदर सामने आ रहे हैं, इनके कई वजूहात इस वक्त रिपोर्ट में हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बन गए हैं इस जमात के अंदर, और ये लिटरली दो मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो चुकी है ये पार्टी। और आपने देखा पिछले दिनों इनके जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी तसलसल का एक हिस्सा है। इससे कबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यही मामलात उठाए गए थे। तो अशरफ काकर जो एक रहनुमा है, इनको वहाँ पे लोरलाई के इलाके में कत्ल किया गया था कल, और ये बज़ाहिर वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उन्होंने तो इसे टारगेट किलिंग करार दिया है, क्योंकि नुकाबपोश अफराद जिस तरह अमूमन आम इसी तरह के वारदातों में वो गेज रहे हैं, तो उन्होंने उनको टारगेट किया है। अभी ये वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। इससे कबल जब उस्मान काकड़ को यहाँ पे उनकी हलाकत का वाक़या पेश आया था, तो उसमें भी जो उनकी पार्टी के लोग थे वो ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उनकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनको तशद्दुद करके हलाक किया गया है, या उनकी हलाकत जो है उसकी वजह वो तशद्दुद थी, जिसकी बाद में फिर मुख्तलिफ सियासी उनके पहलू भी उजागर किए गए। लेकिन यहाँ पे जो इंतजामिया है, मुकामी जो पुलिस थी, उन्होंने वो जो इल्जाम थे उनको रद्द किया। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस जमात की जो पॉलिसी है इस वक्त पश्तून अफेयर्स के हवाले से उन पे भी काफी सवालात उठ रहे हैं। और एक दड़ा ऐसा है कि जो ये समझता है कि महमूद खान अचकज़ई की जो पॉलिसी है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, या खासकर इस वक्त तालिबान रिजीम की जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पॉलिसी है, वो काफी तजादात का शिकार है। इसी बुनियाद पर उनको ये कहा जा रहा है कि महमूद अचकज़ई का जो सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के हवाले से, जो कि अफगानिस्तान में पश्तूनों के कत्लेआम में बहुत ज्यादा मुलविस रहे हैं, और बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो मास किलिंग हुई है अफगानिस्तान के अंदर पश्तून कम्युनिटी की, तो उस पर वो उसको मोरद इल्जाम ठहराते हैं। और पिछले दिनों जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी यही इल्जामात सामने आए थे। लेकिन इस सिलसिले के दौरान जो काबिल गौर पहलू है वो ये है कि इस वक्त पश्तूनख्वा में की बलूचिस्तान में जो पार्लिमानी सियासत है वो भी काफी इस वक्त तजादात का शिकार है, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों इनके जो वाहिद रुकन असम्बली थे नसरुल्लाह ज़हरी, उनकी मेंबरशिप भी इसीलिए खत्म कराने की कोशिश की गई, और उनकी पार्टी मेंबरशिप तो खत्म कर दी गई। लेकिन
उनके लिए उनको डी-सीट करने की बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उस धड़े का हिस्सा हैं जो महमूद खान अचिकजई को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम्म। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये बात की जा सकती है कि कई ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते कि पश्तूनख्वा में की जो करंट पॉलिसी है वो इसी तरह प्रिवेल करे, इसीलिए ये मामला सामने आ रहे हैं। जी, इसकी भी वजाहत कीजिएगा गनी काकर साहब के लोरेलाई, आई हैव बीन देयर, आई वर्क देयर। जब वो स्टोनिंग का वाकया पेश आया था, आपको याद होगा कि एक लड़का लड़की को स्टोनिंग से मार दिया गया था संसार करके, तो मैंने वहाँ पे काम किया था और ये स्टोरी मैंने की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आई ऑब्जर्व कि वहाँ पे सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस ही बहुत ज़्यादा हैं। देखें ये जो हमारे तो ये आपको लगता है कि इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस? जी, पश्तून बेल्ट के जो इलाके हैं अफगानिस्तान से मुल्हिका जो इलाके हैं जो पश्तून आबादी कहलाती है बलूचिस्तान में, इन इलाकों में माजी में जो पाकिस्तानी तालिबान है उनकी भी एग्जिस्टेंस रही है और आपने देखा होगा शायद पिछले दिनों भी कुछ वाकयात ऐसे रुनुमा हुए थे जिनमें फिर उनकी जानिब से क्लेम्स भी किए गए और इससे कबल भी कई वहां पे ऐसे हमले होते रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी टीटीपी बाकायदा कबूल करती रही है माजी में। तो ये जो शोरिश है इन इलाकों की, उसकी एक वजह यह भी है कि ये इलाके पहले ही सेक्टेरियन जिस तरह आपने निशानदेही की उसकी भी एक वहाँ पे एग्जिस्टेंस है और यकीनन जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं वहाँ भी बहुत हो रही हैं और इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले तसलसल के साथ होते रहे हैं और अब तो एक नया ट्रेंड ये सामने आया है कि जो पश्तून बेल्ट के इलाके हैं वहाँ पे बलोच जो मिलिटेंट्स हैं उनके भी हमले तेज हुए हैं और आपने देखा होगा कि हरनाई के इलाके में भी कुछ ही फासले पर वाकया है ये इलाका, वहां से वहां भी कई जो हमले हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और कबल जारत के इलाके में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको वहां पे किडनैप किया गया था और उनको फिर शहीद किया गया था। इसी तरह कई दीगर वाकयात रुनुमा हुए हैं और अब भी वहां पे ये दावे सामने आ रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी एहलकार ऐसे अब भी हैं जो कि इन मिलिटेंट्स के कब्जे में है और उनको ताहाल वहां पे रिलीज नहीं किया गया है। गनी काकर साहब, जो पिछले कुछ अरसे में हमने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और पुलिस के ऊपर अटैक्स देखे हैं बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान में, और उसके बारे में जब हमने एक्सपर्ट से या वहाँ के नुमाइंदों से और आप लोगों से बात की तो ये राय भी सामने है कि टीटीपी बाज़ाब्ता तौर पे तो एक्टिव नहीं नज़र आती बलूचिस्तान में, लेकिन उनके स्लीपर सेल्स हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या इतलात हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्लीपर सेल्स इनके यकीनन हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों ने तो यहाँ पे जो मुकामी आबादी है, जो पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन, वहाँ पे उनके सेफ हेवन रहे हैं माजी में और उन्हीं को वो कवर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। फिर टीटीपी की यहाँ पे दीगर जो इनकी सपोर्ट नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा फाल हैं। इससे कबल आपने देखा कि दाइश के खिलाफ यहाँ पे जब मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई या लश्कर जंगवी नामी जो कालदम तंजीम है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई और जो दहशतगर्द मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान मारे गए एक्सचेंज में, उन लोगों का भी इनसे बराह रास्त ताल्लुक रहा है। तो यही वो तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान में ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं इनको अपने मुफादात के लिए माजी में भी इस्तेमाल करती रही हैं और अब भी ये जो अनसर्टेनिटी है या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके तनाजुर में ये इन हालात को कैश करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बूस्ट किया है अपने तमाम मामलात को और इसकी कोशिश यही है कि यहाँ पे जो बदअमनी की सूरत हाल है उसको इस तरह इस हद तक ले जाया जाए ताकि इससे बराह रास्त जो बाकी लोग हैं मुल्क के वो भी मुतासिर हों। बहुत शुक्रिया गनी काकर साहब, ब्यूरो चीफ कोयटा सर्च टीवी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर सरबराह सरदार मोहम्मद अशरफ को मर्डर किया गया, उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस हवाले से बात करेंगे कि नैब तरमीम और इसके ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त भी कोर्ट में ज़ेर समात है। सवाल ये उठाएंगे कि नैब को अगर रीवैम्प किया जा रहा था तो फिर भी वो अभी तक क्वेश्चनेबल क्यों है, और PMLN के अंदर से ही साद रफ़ीक और शायद खान अब्बासी बार बार कह चुके हैं कि इसको ख़त्म करें या इसको रीवैम्प करें। आज कोर्ट के अंदर ये बात हुई कि अफवाज को नैब की दस्तरस से बाहर रखने पे क्या राय है इमरान खान की वकील की। ये जस्टिस साहब ने सवाल पूछा और जस्टिस मंजूर ने यह भी कहा कि नैब के जिन शिकों में तब्दीली हुई वो बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ थी। तो जिन शिकों के फेवर में इमरान खान थे वो PMLN को सूट नहीं कर रहे थे, जिनकी तरमीम PMLN ने की हैं वो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ लग रहे हैं। जस्टिस मंसूर को ये कन्फ्यूजन क्यों है और नैब अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो अब तक सर्वाइव क्यों और कैसे कर रहा है? क्योंकि ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि ये पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ
और अब भी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करती हूँ कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत ही एहतसाब अदालत में इसहाक के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस पे कार्रवाई ख़त्म हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और गिलानी साहब के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंसेस वापस लिए गए। नैब तरमीमी एक्ट के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बाकायदा रिलीफ मिला। तो ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि नैब को गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी पे अपने फेवर में एनी हाउ इस्तेमाल करती रही हैं। तो इमरान शफीक साहब से हम पूछेंगे, इमरान साहब ये चल क्या रहा है? एक तरफ ये क्वेश्चनेबल है, एक तरफ ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता है, एक तरफ आप रिलीफ ले रहे हैं। व्हाट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग विद नैब? तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? बार बार इतने मुतालबात आ रहे हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हो या किसी इंस्टीट्यूशन के जरिए अकाउंटेबिलिटी हो, अब बुनियादी तौर पर करप्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। और करप्शन से जो इफेक्ट होता है वो पाकिस्तान की आवाम होती है, पाकिस्तान का एक आम शहरी होता है, पाकिस्तान का एक टैक्स पेयर होता है जो एक छोटी सी माचिस की डिबिया भी खरीदता है तो उस पर अपना एक टैक्स अदा करता है। तो अगर ये टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो इस तरह, अगर जो लोग जिनको हुकूमती ओहदों पर बिठाया जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, अगर वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा इस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना है कि जहां करप्ट लोगों को सजा दी जाए, जिसके जरिए जो है जो दौलत लूटी जाती है उसको उनसे वापस लिया जाए और पाकिस्तानी खजाने को नुकसान से बचाया जाए। तो इसलिए ये बात कहना कि अकाउंटेबिलिटी का कोई कानून ना हो, ये तो ऐसा ही है कि जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसी हकीकत का इनकार कर रहे हैं, एक ऐसी रियलिटी का इनकार कर रहे हैं जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि सूरज जो है वो निकला है लेकिन नहीं निकला हुआ मैं देखते हुए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी जो बाशऊर आदमी है वो ये कह सकता है कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं होना चाहिए। जो इख्तलाफ है वो शायद ये है कि नैब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मसला ये है कि अगर नैब नहीं होगा तो कोई और इदारा होगा, कोई और इदारा होगा तो उसका भी वही कानून होगा जिस तरह का नैब का कानून बना हुआ है। तो अब नैब के कानून में जो सुकम थे, आप ये कहते हैं हमने उन सुकम को दूर कर दिया है। अगर नैब के कानून में तरमीम करने के बाद आपने वो सुकम दूर कर दिए हैं तो अब ये कहना है कि नैब का इदारा ना हो, मेरा ख्याल है ये एक अहमकाना सी बात है। मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो, करप्शन को मुल्क में रोका ही ना जाए, करप्शन के लिए कोई महकमा ही ना हो जिसका, अच्छा आप नैब को खत्म करके कोई नया इदारा बनाएंगे, उस नए इदारे में के पास भी करप्शन की तहकीकात के तमाम इख्तियारात मौजूद होंगे, उसके पास भी अरेस्ट करने का इख्तियार मौजूद होगा। इमरान शफीक साहब, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा, आई एम सॉरी टू कट यू, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी हमसे बात कर रहे थे और आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वजाहत की थी कि हमें क्यों नैब की ज़रूरत है। आपने बताया था कि इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है कि हमारे पास ऐसी कोई बॉडी हो और इसको रीवैम्प किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम वी आर बाउंड टू हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी। वो देखिए, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। और ये जो कानून जितने भी बने हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की हुकूमतों ने ये नैब का कानून हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून हो गया, फैटफ के तहत जितनी कानून साजी हुई है वो होगी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशंस होगी, एससीसीपी की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से रेगुलेशंस होगी, ये पाकिस्तान में जितनी भी बनी है ये बेसिकली बैनुल अक़वामी इदारों ने ट्रांसपेरेंसी पैदा करने के लिए पाकिस्तान के कानून को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आने के, कि पाकिस्तान को जो अमदाद मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो जाता कहाँ है आखिरकार, उस करप्शन को रोकने के लिए वो इदारों की जरूरत होती है। तो ये इदारे उन्होंने बनवा रखे हुए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जितना हुकूमत के पास एज्यूम करते हैं इसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसकी रोशनी में ये बात तो भूल जाएं कि पाकिस्तान से नैब का इदारा खत्म होगा। नैब खत्म भी हो जाए किसी और नए नाम से, बहरहाल एक एहतसाब का इदारा होगा, उस एहतसाब के इदारे से। लेकिन ये क्या वजह है इमरान शफीक साहब, आपने इस इदारे को बहुत क्लोजली देखा है, काम भी किया, ये क्या वजह है कि जो एक पार्टी के लिए रीवैम्पिंग है या तरमीम है वो दूसरी पार्टी के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? ये बड़ा रिवायती सवाल है, लेकिन ये ही हालात बार बार क्यों रहते हैं? इसमें कोई इतनी इंटेलिजेंटली चेंजेस क्यों नहीं आती कि सब कन्विंस्ड हों? ये क्यों नहीं हो पाता? ये कन्विंस होने का मसला नहीं है बतूल, ये मसला अपने मफादात का है। और इमरान खान साहब ने जितना अरसा हुकूमत की, नैब को अपने मफादात के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्होंने जो तरमीम लाई वो सिर्फ अपने मफादात के असूल के लिए थी। हत्ता कि उन्होंने इस हद तक नैब के इदारे को तरमीम लाई कि उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल की मुदत जब खत्म हुई, कानून में तरमीम कर दी
और प्रोसिक्यूटर जनरल की इसी प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत में तोसीक कर दी। चेयरमैन नैब खत्म हुआ, चेयरमैन नैब की मुद्दत नहीं हो सकती थी, नया चेयरमैन लगाना था। उन्होंने कहा जी मैंने अपोजिशन के साथ बैठना नहीं है, इसलिए उन्होंने नया उसको तोसी दे के चेयरमैन नैब को उसको तोसी देकर चलाते रहे। मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिल्कुल सेम इसी हुकूमत की भी यही यही है। उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी, वो भी ऐसे ही था। इनमें से ये सारे लोग ये चाहते हैं कि नैब हमारे मुफादात का मुहाफिज हो और ओपोजिशन को जो है वो दबा के रखे। जब तक ये सोच ठीक नहीं होगी, इदारे को इंडिपेंडेंटली काम और बदकिस्मती से जो हमारे पावरफुल इदारे हैं वो भी यही चाहते हैं। एग्जैक्टली यानी ये इसी तरह का एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इंसार अब्बासी साहब ने भी एक स्टोरी की है, उसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ केसेस थे इमरान खान के, उस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बहुत प्रेशर था कि इसको डिले किया जाए, जिसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस या तोशाखाना के केसेस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि ये पावरफुल सर्कल्स की बात हो रही है। अब कोर्ट में कहा गया है, सवाल पूछा गया इमरान खान के वकील से कि अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखने के हवाले से आपकी क्या राय है। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जो कि इमरान खान के वकील आने वाली समात में इसका जवाब देंगे। तो आपको लगता है कि इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से अब तक हम स्टेबलाइज नहीं कर सके इदारे को, कि पावरफुल सर्कल्स में भी ये इस्तेमाल होता है? वो कोई भी कानून से बालातर नहीं होता, कोई इदारा भी कानून से बालातर नहीं है। तो इसलिए एहतसाब का जब इदारा होगा तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम का सबसे ज्यादा पैसा जिस इदारे के पास जाता है, उस इदारे का, जहां पाकिस्तान की आवाम अपना खून पसीना निचोड़ कर जो है जिस इदारे को ये पैसा देते हैं, वो इस बात का हक ना रखें कि उनका पैसा कहां लग रहा है, वो सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, वो कहीं पाकिस्तान से पैसा बाहर तो नहीं जा रहा। अभी देखे ना, अभी पिछले दिनों जो है वो पापा जोन्स की जो स्टोरीज आई हैं या बाकी जर्नलों के बारे में जो स्टोरियां आती हैं, आखिरकार ये एक सवाल तो पैदा करती है पाकिस्तान की आवाम के जहनों में कि ये हमारा पैसा जो है ये क्या ये वाकई ही बाहर जा रहा है। और इतनी बड़ी अगर लेकिन इमरान शफीक साहब ये बताएगा कि नैब की क्रेडिबिलिटी किस तरह वापस आ सकती है? नैब की क्रेडिबिलिटी एक ही सूरत में वापस आ सकती है कि नैब हुकूमत वक्त को रिलीफ देना छोड़ दे। और जस्टिस जावेद इकबाल ने जो कहा था ना कि हवाओं का रुख बदल रहा है, और उसके बाद हवाओं का रुख बदकिस्मती से नहीं बदला, तो नैब बदनामी के दलदल में दस्ता चला गया। बिल्कुल नैब इसी तरह आ सकती है कि जो पावर में है उस पर आप हाथ डालेंगे तो उसके बाद आपको ये समझा जाएगा कि वाकई आप करना चाहते, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहते हैं। अगर पावरफुल आपके हाथों में महफूज है, बड़े लोगों को आप रिलीफ देते हैं, जितने बड़े बड़े माफियाज हैं उन सब को साथ आप उनके साथ सारी रियायतें आप करते हैं, और जो अपोजिशन में जब चला जाए या हुकूमतें रद्दोबदल आपने करनी हो तो आप जाली केस बनाते हैं। इससे आपका चेहरा बदनुमा होता है, दागदार होता है। देखिए ना, अब एहसन इकबाल साहब के खिलाफ जो उन्होंने केस बनाया था नैब ने, वो केस क्या निकला आखिरकार, वो क्यों बनाया था? अब उस केस के नतीजे में नैब की जितनी बदनामी हुई है, वो उसका आप ख्वाजा बरदरान, यानी इसका मतलब है नजर आया कि लोगों को 2-2 साल आपने अंदर रखा लेकिन उनके खिलाफ केसों में कुछ था नहीं। लेकिन जो असल केस है जिनमें अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन हुई है, उनको आपने आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, उनको आपने, और जो पावरफुल होता है उसके केसों को आप चलने नहीं देते। इमरान खान साहब जितना अरसा हुकूमत में रहे, ना मालम जब्बा केस चला, ना बिलियन सुरानी केस चला, ना फॉरेन फंडिंग के केस में कोई पेशरफ्त हो सकी, तोशा खाना भी दबा रहा, सारी चीजें। जब वो हुकूमत से गए तो और उन्होंने जब पावरफुल सर्कल्स को ललकारना शुरू किया तो केसेस अब निकलना शुरू हुए हैं। तो ये तासुर ये जाता है अब वो वाकई करप्शन है, वो वाकई ही करप्शन है, वो बड़े मजबूत केसेस हैं, वो आज के दौर के नहीं हैं, वो आज से 4 साल पहले के केसेस हैं। लेकिन वो केसेस दबे रहे और अब आखिर में जाके उस वक्त बाहर निकल रहे हैं जिस वक्त वो मजलूम बने हुए हैं, और वो उस मजलूम तो फिर अभी इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। अब ये तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि किस तरह से नैब के लोग जाते हैं और रेंडमली किसी को भी नोटिफिकेशन दे दिया कि जी आप अपनी हाजिरी लगवाएं, और वो लोग जो छोटे या बड़े पैमाने का बिजनेस कर रहे हैं उनको तंग करना। तो ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस, आई हैव सीन दिस। आपने बतूल बिल्कुल सही जज किया है, आपका एक्सपीरियंस भी ठीक है, आप साफ़ी हैं और साफ़ी होने के नाते आपको ये मालूमात भी होती हैं। मैं बतौर वकील नैब भी के केसेस करता रहा हूँ, मुझे भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इदराक है। नैब ने अपने इख्तियारात का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उससे एहतसाब के पूरे अमल को बदनामी हुई है,
और नैब आज तक पाकिस्तान में कोई बड़े केस में कोई पेशरफ्त नहीं कर सका, बड़े लोगों को सजाएं नहीं दिलवा सका। उसकी वजह ये है कि नैब ने असल में, अच्छा एक और बात है बतूल, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो नैब का इस वक्त का जो अमला है ना, नैब का जो नैब की टॉप ब्यूरोक्रेसी है नैब के अंदर की, वो सारी की सारी वही है जो 2000 से लेकर 99 से लेकर आज तक नैब में है और नैब में वो इस्तेमाल हो रही है। 99 से लेके अब तक जाती हैं, उनको चस्का पड़ गया है 1999 से मतलब 99 से लेके अब तक आप ये कह रहे हैं एक दहाई से ज्यादा। उस पर हाथ रख दो, अगली हुकूमत दूसरों पर हाथ तेज कर दो, ये जब चले जाएंगे तो फिर ये कर लेंगे। वो डील करते हैं, वो वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है, जो अदालतों के फैमिली ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के काम में मुलविस हैं, उनको पता है कि हमने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, कोई उनसे महफूज नहीं है। ये कानून, उम्मीद थी कि ये जो कानून अभी इस हुकूमत ने लाया है इसके नतीजे उनके इख्तियारात को थोड़ा क्लिप किया गया है तो वो उसके बाद ये बेहतरी आएगी। लेकिन एक तरफ ये क्लिप करते करते इतना ज्यादा क्लिप कर दिया गया है कि अब वो बिल्कुल नैब का इदारा ही जामिद होकर रह गया, इनइफेक्टिव होकर रह गया। यकीनन एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। अब ये बैलेंस जब तक नहीं बनेगा, ये बैलेंस तब भी बन सकता है बतूल जब एतदाल के साथ, इंसाफ के साथ कानून साजी हो और मामलात हो। बदकिस्मती से एहतसाब टूल है हमारे हाथों में, बदकिस्मती से इस आवाम को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए ये एक हथियार है, एक दूसरे को गंदा करने के लिए कि भाई ये देखें ये करप्ट है और नैब ने एक्शन ले लिया है। और नैब का एक्शन भी एक पोलिटेड होता है और बाकी जो कार्रवाई होती है वो भी पॉलिटिकल चल रही होती है, उसके मकासद दरपद्दा कुछ और होते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब, यू आर रियली लर्नड और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने हमें बताई। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसहाक डार जो दावे कर रहे हैं उनको कितना वो सस्टेन कर पाएंगे। वो कह तो रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं करा, लेकिन हमाद रज़ा साहब कहते हैं कि टेक्निकली अगर आप एक्सपर्ट से पूछें तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। एक ब्रेक, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त में ज्वाइन किया है डॉक्टर समीना मतलूब साहबा ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और अस्मा कदी साहबा मुझे ज्वाइन करी हैं पीटीआई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहबा आप मुझे बताइएगा कि सलमान शहबाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत उन्होंने मंजूर करवा ली, तो इसका मतलब है कि आपको कोर्ट से भी रिलीफ मिल रहा है, नैब से भी रिलीफ मिल रहा है, तो आप वही इकदाम कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए जो पीटीआई की गवर्नमेंट करी थी, क्योंकि लग ही रहा है कि आपकी पूरी तवज्जो अपने आप को रिलीफ देने पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब हम अपने केसेस को खुद फेस करने के लिए हाजिर हो गए हैं, आ गए हैं, पाकिस्तान में आए हैं और कोर्ट की एविडेंस में, और बेल लेना तो हर किसी का हक है, राहदारी की बेल भी होती है, वो भी हर कोई ले लेता है। तो उसमें वो अपने आप को उन्होंने पेश किया है और जो फैसला कोर्ट का होगा वो उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। बाकी रही बात नेब की, नेब के आपने कभी देखा है कि ऑर्डिनेंस जो लाया गया था वो पीटीआई की हुकूमत में आया था। 22 ऑर्डिनेंस में जो चेंजेस आई थी वो पीटीआई की हुकूमत में आई थी, हमारी हुकूमत में नहीं आई थी। उसमें एक तरमीम की गई थी, सिर्फ के मफरूज़ों की बेस पे जो मुकदमात हो जाते हैं वो उनको स्टॉप किया गया था। जब तक एक एस्टेब्लिश नहीं होता केस, उस वक्त तक किसी को अरेस्ट ना किया जाए। सिर्फ ये चेंज आई। क्या इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि आप मफरूज़े की बना पे किसी बंदे को उठा के आप 6-6 महीने, साल अंदर ले जाएं? और साल तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ ने भी अपनी तैयारी की है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें कहा गया जी, तो उसमें उस बंदे के लिए और उसकी फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा बाइस तकलीफ बात होती है। फैमिलीज टूट रही हैं और इस पे बाकी सब कुछ जो। लेकिन डॉक्टर साहब ये सवाल बड़ी माजरत के साथ, मैंने बिल्कुल राइट है लेने का, आप राहदारी की लें, उसकी ज़मानत लें, हिफाजी ज़मानत लें, आप बेल लें, लेकिन मेरा सवाल ये कि तवज्जो इसी तरफ है ना, चाहे इसहाक डार के एसेट्स खुलवाना, हिफाजी ज़मानत लेना, केसेस ख़त्म करवाना, पासपोर्ट दिलवाना, ट्रैवल करना, यूरोप जाना, आपकी पूरी तवज्जो इस पे है।
नहीं, बिल्कुल भी रूटीन में चल रहा है, कोई स्पेशल तवज्जो नहीं है। हर गवर्नमेंट अपने अपने कामों में मसरूफ़ है। जिसने एविडेंस पे जाना है, कोर्ट में जाना है, वो अपनी कोर्ट एविडेंस दे रहा है, कोर्ट के फैसलों के मुताबिक अमल हो रहा है। कोई कोर्ट पे प्रेशराइज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई इंटरफियरेंस ठीक नहीं। है साहबा, आप तो अपना पहला जवाब मुकम्मल कीजिएगा और एक ही नुक्ता मैं आपके सामने रख रही हूँ कि सागरा साहब ने कहा कि मेरी जो आरिफ अलवी से मुलाकात हुई वो मेरी मर्ज़ी से हुई, ख्वाहिश से हुई और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्होंने दिया। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हैं और हम सब जानते हैं इम्पोर्टेड हैं। तो क्या आपका नज़रिया अब इनके बारे में चेंज हो गया जो आप बातचीत पे आ रहे हैं, या नज़रिया वही है और फिर भी बात कर रहे हैं? बतूल, जो बात रियलिटी है उससे कभी भी हिस्ट्री नहीं हटेगी। हम कैसे हट सकते हैं? जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो यही लिखा जाएगा जो हुआ है। ठीक है। दूसरी बात एक और मैं करना चाह रही थी कि ये कह रहे थे कि मईशत तो आप अभी जो लेटेस्ट दो बड़ी सख्त रिपोर्ट्स आई हैं। एक रिपोर्ट आई है कि 62% ऑफ यूथ जो है वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अभी ये सिर्फ आने जाने और ये जो किसकी रिपोर्ट है डायनेस्टी के बताएंगी? बच्चे हैं, जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली यूथ एक सर्वे रिपोर्ट आई है, विच आई वाज हेयरिंग फ्रॉम मीडिया से, सब जगह रिपोर्ट हो रही है। मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन इट इज मैंने कंफर्म किया है कि इज इट ट्रू, एंड वो कह रहे सही है। वो ये है कि 62% यूथ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनके लिए अर्निंग करने के लिए कोई वो नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान को किस तरह इसी में लगे हुए हैं कि जिनकी डायवर्सिटी है उनके बच्चे बजाए जा रहे हैं। आप देखिए उनके तिजोरियां भर भर के, ये 3-4 खानदान है, इनको भर भर के इनको बचाया जा रहा है, इनको NRO 2 के बचाया जा रहा है। तो बाकी जो 62% बच्चे हैं, यूथ है, उनको उनके बारे में कौन सोचेगा? सो ये बहुत जिसको कहते हैं ना डिप्लोरेबल सिचुएशन है पाकिस्तान की, कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। क्यों कि ये 4 अल्लाह माफ करे ठग्स और लुटेरे और डाकुओं के बच्चों को बचाने के लिए सब कंट्री को स्टेक उस पे लगा दिया। लास्टली अभी रिसेंटली भी रिपोर्ट एक और भी थी कि जब हम इनका मुआवजा करते हैं 2018 से 2013 एंड 18 और इसके बियॉन्ड 2018-22 तक, तो आप ये देखिए कि जो हमारी एक्सपोर्ट थी, जब हमको ये इल्जाम देते हैं ना कि हमने क्या किया या हमने नुकसान दे दिया, तो हमारे टाइम पे जब हम थे फ्रॉम 2018 से 22, तो एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 32% थी। वेयर अभी की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है 5% है हमारे पास। फिर उसके बाद जब रेमिटेंसेस थे हमारे इतने बढ़ चुके हुए थे, तो हमारे टाइम पे 59% थे, और इनके टाइम पे किधर नीचे चले गए जिसका कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एंड देन इम्पोर्ट जो थी अब इन्होंने इतनी बढ़ा दी, हमने कम कर दी थी, बिकॉज इम्पोर्ट जितनी ज्यादा होगी डॉलर के रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे। हमने इनको कम कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन आप लोग कर्जे कम नहीं कर सकते। इमरान खान ये कहते हैं IMF से टाइमली कंसल्ट ना करना एक गलती थी। आपने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, तो देने के लिए ना, अगर उसका भी अगर आप देखेंगे, लेकिन आप कर्जे लेके ही कर्जे दे रहे थे, कर्ज लेके कर्ज उतारे। पाकिस्तान में हम नहीं कर रहे, इट तब से हो रहा है। जब से जरदारी साहब गए थे, पहली गवर्नमेंट गई थी IMF से, और दूसरी बात है IMF ऐसा इदारा है कि वर्ल्ड में सबको कर्जे देता है, अमेरिका को भी कर्जे देता है, UK को भी कर्जे देता है। लेकिन फिर आपकी और नून लीग की मौशी पॉलिसी में कोई फर्क तो नहीं है ना, क्योंकि इमरान खान भी IMF पे रिलाय कर रहे थे, आप भी उन पर रिलाय कर रहे हैं, तो आपके पास कोई फॉर्मूला तो नहीं था ना? जी, फॉर्मूला हमारे पास कहाँ है, हो सकता है? जो मुल्क अपना कुछ भी ना बनाता हो, एक्सपोर्ट्स हमारे है ही नहीं, जीरो, नंबर 1। क्योंकि ना तो हमको तो दुनिया फीड करती है। 50 साल हो गए, पाकिस्तान में क्या चीज आप बनाती हैं जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकें? सुई भी आप अपने घर में अपनी नहीं बनाती हैं। आप छोटी सी चीज ले लें, आपके घर में जो भी आता है बाहर से आता है। इस मुल्क में सिर्फ ये बता दिया गया है कि चंद खानदान है, वो जो है खिलाने पिलाने के लिए यहाँ पे जैसे वो कहेंगे वैसा होगा, और उसके बाद कोई पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन नहीं है, कोई कल्टिवेशन नहीं है। आप इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया, सबने मिलकर पहुंचाया बहुत, विच इज वेरी डिप्लोरेबल। कहना कि ज्यादा की बात है। एग्रीकल्चर की जगह जो थी लैंड, उसकी जगह सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी हैं। सो पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगी, तो पाकिस्तान जो मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर सकता वो लोन ही पे तो रहेगा, उसको फीड। और उसके बाद और जो हुकूमत एक अच्छा वजीर खजाना मेंटेन नहीं कर सकती, वो कैसे काम करेगी? आपकी हुकूमत में कितने वज़ीर खजाना चेंज हुए?
ये तो हाँ, तो कोई भी चीज हो ना बतूल चेंज करनी पड़ती है। अगर आपको डिजाइन लेकिन आप लोग चेंज ही करते रह गए ना। इवन शौकत तरीन साहब क्या कहते रहे? शौकत तरीन साहब ने कहा कि गलत डिसीजंस लिए। बतूल जिस दिन आप सच टीवी को वो रेटिंग नहीं देंगी जो वो नहीं मांग रहे, तो आपको भी निकाल देंगे। मुझे लगता है मैं नहीं दे रही रेटिंग, लेकिन मुझे अब तक नहीं निकाला। मैं वही बात, नो बतूल इट इज वेरी सिंपल थिंग व्हिच वी नीड टू, इट इज अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट, हम मुल्क की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे लोग जो कि 80% लोग भूखे हंगर में चले जाएंगे, तो फिर रिजल्ट जो लाएगा उसी को करेंगे। हर चीज ट्राई की जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्रायल बेसिस पे पूरी गवर्नमेंट की 3.5 इयर्स, ये कोई प्री स्कूल तो नहीं था ना, केजी या नर्सरी तो नहीं थी जो ट्रायल, वी कैन नॉट कंसीडर दिस एज अ ट्रायल, इट वाज अ नहीं, वी कैन इलेक्शन एक्सरसाइज इसके बाद आप आए थे। आई थिंक हम ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें रिजल्ट जिसको ज्यादा पता हो, समझे कि वो संभाल सकता है, तो वो हो सकता है। और आप मेरे साथ ही रहेंगे इसमें, मुझे डॉक्टर साहिबा का भी रिस्पांस लेने दें। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास आपके लिए भी आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट ये है कि सागदार साहब कह रहे हैं कि अब मुझे चाहे बॉर्डर सील करना पड़े, मैं डॉलर नीचे लाके ही रहूँगा, और हम गंदम और फर्टिलाइजर्स वगैरह बाहर नहीं जाने देंगे, वो वहाँ से सेंट्रल एशिया चले जाते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये कि ये भी आपको इलेक्शन से पहले का सियासी नारा है, और जो आप जामे टैक्स पॉलिसी बनाने चाह रहे हैं उसके पहले भी कमीशन की रिपोर्ट नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कहाँ है, आपके इल्म में हो तो बता दीजिएगा। तो ये जो जितनी आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या डॉलर नीचे लाने की बात करें, उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए, इतना वक्त आपके पास है नहीं। तो ये सिर्फ इलेक्शन से पहले के नारे हैं जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रही हूँ तो क्रिटिसाइज मैं आपको भी कर रही हूँ। आप लोग, ये सागदार को अभी आता है कि बॉर्डर सील करनी है जब कोयटा में 8 बंदे मर गए, ये उस वक्त उनको याद नहीं है जब वो पीडीएम पे साई तवज्जो अदम एतमाद पे थी, ये उस वक्त याद नहीं है जब टीटीपी ने सीज फायर ख़त्म किया, ये उस वक्त याद नहीं है जब लोगों ने एतराज़ किया कि वजीरे के हिना रबानी खर साहबा गई लेकिन बिलावल भुट्टो नहीं गए। तो ये आपको लगता है इसकी टाइमिंग इतनी मैच्योर नहीं है? नहीं, मैं पहले आसमा साहबा की बात का जवाब दे लूं। मुझे ये बताएं कि कर्जे तो सबसे ज़्यादा पीटीआई की हुकूमत ने लिए, और ये सब दूसरों को इल्ज़ाम देते देते इन्होंने 4 साल गुजारे, और एक भी काम, एक भी प्रोजेक्ट इनका किसी की नज़र में नहीं आया। 35 से ये 50 तक कर्जों की जो थी वो ले गए। और मुझे ये बताएं, और किसी ने इनकी प्लानिंग नहीं देखी, किसी ने इनका वो प्रोजेक्ट नहीं देखे, किसी ने इनका कोई सोच नहीं देखी कि इन्होंने कोई काम करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ अपना वक्त ज़ाया किया है इन्होंने, दूसरी पार्टियों को क्रिटिसाइज करते हुए, तुम चोर हो, फलाने हो, ढिमकने हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है कि नवाज शरीफ लैंड किधर करेंगे? कुछ पता है किधर आएंगे? लाहौर आएंगे, चकलाला आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे, कराची आएंगे? नवाज शरीफ साहब जनवरी में, नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो तो उस वक्त का फैसला जो होगा, वो इतना टाइम पहले हम कैसे आपको उनकी जो डिसीजन है कि वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ लैंड करेंगे, वो कैसे बता सकते हैं? वो जब फैसला होगा कि इस महीने आना है, इस डेट को आना है, उस वक्त ही फैसला होगा कि कौन सी फ्लाइट से आना है। उससे पहले कोई फैसला नहीं हो पा रहा। एक जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है उर्दू न्यूज़ में, और उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि आपके पास चकलाला एयरपोर्ट पे उतरने के अलावा और कोई जगह है नहीं, मार्जिन नहीं है उतरने का, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट आपको तंग करेगी। अटक वाला जो स्पेस है वो इस्लामाबाद के कंट्रोल में आता है, लेकिन फिर भी वो इंटरफेयर कर सकते हैं। तो आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी कि लैंड किधर करना, ये ना हो कि वहीं से वापस जाना पड़ेगा। नहीं, वो देखिए, जो हालात होंगे या जो सूरत हाल होगी उसको देखा जाएगा, और प्रोग्राम भी, प्लान भी उनके आने का उसी वक्त ही बनाया जाएगा जो हमारी जैसी फजा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा और अस्मा कदी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।